अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आज का जो वेबिनार हमने अरेंज किया है, ये कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं यूआईएमएस से, उनके बिहाफ पे ये अरेंज किया गया है और यूआईएमएस ने अरेंज किया है ये। और आई वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आप हमारे साथ हैं, हमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे कमर्शियल बैंकिंग से, उसकी ओरिएंटेशन देंगे। और फॉर आवर पार्टिसिपेंट जो हमारे यूआईएमएस के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको मैं बताती चलूँ कि सर एक सीजन बैंकर हैं। सर का माशाल्लाह एक्सपीरियंस ओवर 29 इयर्स है। एंड सर ने जो अपनी बैंकिंग स्टार्ट की थी वो अराउंड 1990 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सर ने स्टार्ट की थी। और सर डिफरेंट पोजीशंस में सर्व करते रहे और करंटली ही सर्विंग एज हेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट रिटेल बैंकिंग में अस्करी बैंक में ही सर्विंग करंटली एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर थैंक यू so much once again. I welcome you and I hand over the session to you. Please continue and let us know our insights, meaningful insights हमें मिलेंगे इंशाल्लाह. I'm looking forward. So I hand over the session to you. बहुत शुक्रिया अनम, आपने इंट्रोडक्शन करवाया। आज का हमारा जो सेशन है वो कमर्शियल बैंकिंग इन पाकिस्तान के ऊपर है। तो कमर्शियल बैंकिंग वैसे तो एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके ऊपर हम बात करें। वैसे तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं बैंक की, तो हमारे जहन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है या सबसे पहले जो ख्याल आता है कि हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं, एक ऐसे ऑफिस की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे कुछ अकाउंट होगा, कुछ हमें पैसों का लेन देन करना होगा और कुछ हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो करने को मिलेंगी, या जहाँ पे हमारा पैसा जो है, जो भी हमने पैसे जहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे तो वो सेव होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले बैंक का, तो वो हमारे जहन में यही आता है। तो उसमें कुछ लोगों को पता नहीं होता, बैंकों की बहुत सारी किस्में हैं। तो जो कि नॉर्मली जो लोग पैसे में डील कर रहे होते हैं फाइनेंस में, ये किसी भी मुल्क का एक फाइनेंशियल सेक्टर होता है जो कि मनी मार्केट के साथ जिनका ताल्लुक जो है पैसे के लेन देन के साथ, फाइनेंस के साथ होता है, जो उसमें डील कर रहे होते हैं। तो हम इसको जो है अपने टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं कि असल में जो है बैंक है क्या चीज, और जो है वो कब से इसकी जो है, ये कैसे बना, ये कैसे स्टार्ट हुआ, और इसको जो है कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये अपनी आजकल की मौजूदा हालत तक पहुंचा है। तो वैसे भी इसकी जो अगर डेफिनेशन बयान की जाए तो वो है बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। जैसे ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि जिसका काम ही पैसे के लेन देन के साथ है। तो जो भी इदारा पैसे के लेन देन के साथ काम करता है, हम उसको सबको बैंक नहीं कह सकते कि वो बैंक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो कि लाइक इंश्योरेंस कंपनीज वाले हैं, तो वो बैंक नहीं होते। लाइक जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बैंक नहीं होते। इसी तरह जो बाकी जो हैं और भी इस तरह के काफी सारे इदारे हैं जो कि बैंक नहीं कहलाते, लेकिन बैंक एक स्पेशली जो है जो कि पैसे के लेन देन के साथ साथ आपको, जिसके पास ये लाइसेंस होता है कि वो बैंकिंग कर सके, जो लोगों को चेक बुक इशू कर सके, और जहाँ पे लोगों का पैसा सिक्योर्ड भी हो, और उसके लिए किसी की अंडरटेकिंग भी हो। लाइक सेंट्रल बैंक, ये पाकिस्तान में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये लाइसेंस जारी करता है जो है बैंकिंग का। अगर वो कोई जो है कंपनी या कुछ जो कोई ग्रुप जो है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंक का लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर कोई जो है बिजनेस ग्रुप जो है, वो अगर कमर्शियल बैंक जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना पड़ता है। आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो हम बैंकिंग के मुतालिक ही बात करेंगे। उसमें हम सारे बैंक्स के मुतालिक थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे और उसके मुतालिक बात करेंगे। ये बैंकिंग का जो स्टार्ट था, ये शुरू में जो है जिसको जिसको हम कहते हैं कि ये इस तरफ जो है लोगों का रुझान एक बैंक बनाने की तरफ या बैंक की तरफ कैसे जो है वो हुआ। शुरू के दिनों में जब अगर हम चले जाएं पीछे 18वीं सदी में चले जाएं, तो उसमें जाके तो जो मर्चेंट्स थे वो अपनी ट्रेड के लिए जो है वो पहले तो जिस तरह सबको पता है कि पहले बार्टर सिस्टम के ऊपर था, चीजों के बदले चीजें, फिर सिक्के जनरेट हुए, फिर सिक्कों को के बाद गोल्ड कॉइन्स के ऊपर, गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स के ऊपर आ गए। तो जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि
जो है एक गोल्ड के अगेंस्ट रिसीट्स जारी करना शुरू की गई थी और उन रिसीट्स को फिर मार्केट में ट्रेड भी किया जाता था। यानी उनकी एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ गई थी कि लोग गोल्ड के अगेंस्ट जो गोल्ड की रिसीट्स जारी होती थी उनको ट्रेड कर लेते थे, जो कि एक चेक की सूरत में काम करते थे, जिसको हम कहते हैं कि बेरर चेक के तौर पे वो जो है वो काम करते थे। लोग अगर कोई किसी भी जगह किसी से कोई बड़ी परचेज सेल्स परचेज की कोई डील किया करते थे तो उसके अगेंस्ट वो उन रिसीट्स को यूज किया करते थे। वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड हुआ करते थे। तो ये जो करेंसी नोट्स जो फिर बाद में जारी हुए, तो करेंसी नोट्स के ऊपर जो है ये जो आपने देखा होगा लिखा होता है कि हमले आज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, तो वो उसी गोल्ड इक्विवेलेंट टू गोल्ड के मद में जो है वो लिखा जाता था, क्योंकि ये उसी की नेवल बदल में था कि जो इस जितने भी उनकी सर्टिफिकेट्स इशू होते थे या उनकी रिसीट्स इशू होती थी, तो वो जब भी अगर कोई उसको आदमी कोई इन कैश करवाना चाहता था या उसके अगेंस्ट गोल्ड लेना चाहता था, तो वो कंपनीज को जाके वो प्रेजेंट कर देता था और कंपनी उसके अगेंस्ट उतनी वैल्यू का गोल्ड उसको रिइंबर्स कर देती थी, उसको वापस कर देती। इसलिए जो आजकल के भी मौजूदा करेंसी नोट्स हैं, वो किसी भी खाम मुल्क के हों, उसके ऊपर ये अंडरटेकिंग जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से दी हुई होती है कि जब भी आप मुतालबा करेंगे तो आपको इसके अगेंस्ट उतना गोल्ड मिल जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली जो है ये सब चीजें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो गई कि उसकी जो वो जो चीजें थी, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट जो एक शुरू में था वो अभी तक जो है जनरल पब्लिक के जो है उनके पास है और इसीलिए वो इसी तरह वो दूसरे मुल्कों के साथ भी इसी तरह चल रहा है, जिसको हम लेके चल रहे हैं। जो बैंक का जो बेसिक वर्ड है वो मैंने जो बताया, जिस तरह की ये शायद इटालियन वर्ड से निकला था, जिसका मतलब जो है बंक था, जिसका मतलब था बेंच, कुछ ग्रुप जो है उसका, या कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद एक जर्मन वर्ड से निकला था, तो जिसका मतलब जो है जॉइंट स्टॉक फर्म का था। तो लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इसका जो ये जो वर्ड है इसकी ये किसी चीज का अगर किसी का ये एब्रिवेशन है तो वो एग्जैक्टली क्या है। जो कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं वो उनका जो बेसिकली जो उनका काम है या जो ये बनाए गए थे, ये लोगों के पैसों को सेव रखने के लिए और लोगों को जो है वो लोन की फैसिलिटीज एक्सटेंड करने के लिए ये बनाए गए थे। ये क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही कंपलसरी और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि जितने भी ममालिक हैं या जहाँ पे भी बैंकिंग हो रही है उसमें, तो वो उसमें जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। वो जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन होती है वो वहीं से जो है कमर्शियल बैंक्स का सारा डाटा कलेक्ट करती है और फिर उसी से अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो है वो डिटरमिन करती है और ये बताते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं। तो जितने भी हम जो इसको कहते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी शामिल हैं, उसमें कुछ जो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बैंक कितने किस्म के हैं। उनका सबका सबका काम जो है वो पैसे के लेन देन के साथ है। यही उनकी एक वाहिद प्रोडक्ट है जिसके साथ वो डील करते हैं। ये पब्लिक मनी होती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, जो भी है अगर वो कुछ कोई अगर कोई जिसका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसका भी एक अपना अकाउंट होगा। और इसी तरह अगर कोई दूसरी किसी भी सेक्टर के है, टेलीकॉम सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ट्रांसपोर्ट है, वो अगर मैन्युफैक्चरर है तब तो उसको किसी न किसी तरीके से उसका किसी न किसी बैंक में जो है वो ज़रूर अकाउंट होता है, जहाँ पे वो अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज मेंटेन कर रहा होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर उसकी टैक्स जो है वो डिटरमिन हो रहे थे, जिसकी बेसिस के ऊपर उसकी इनकम डिटरमिन हो रही होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये डिटरमिन किया जा सकता है कि ये कंपनी या ये कॉर्पोरेट एंटिटी या ये इंडिविजुअल जो है उसके पास उसकी वर्थ कितनी है या वो कितना जो है उसके पास पैसे कितने हैं टोटल उसके हैं। तो उसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो उनके बारे में जो उसकी कैश फ्लोज हैं वो जरूर उसके वहां पे जो है वो सारे मेंटेन हो रहे होते हैं। तो ये जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इन सब का काम जो है वो पैसे के लेन देन के साथ है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं सिर्फ इनको ये अलाउ होता है, स्टेट बैंक इनको ये अलाउ करता है, सेंट्रल बैंक, कि ये इसके अगेंस्ट चेक बुक जारी कर सके।
वैसे तो हर जो है कंपनी वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसके साथ दे रही होती है, लेकिन एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो जारी करना है, उसके लिए जो परमिशन दी गई है, जो लाइसेंस परमिट करता है, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को करता है कि जिनके वो हम जो चेक्स हैं, वो हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, दूसरे बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी तरह उनको परचेज भी किया जा सकता है, डिस्काउंट भी किया जा सकता है और उनके अगेंस्ट वो जो है अमाउंट भी दे देते हैं। तो जो हम इसको जिस तरह मैंने बताया कि जितना भी है ये टाइम के साथ-साथ जितनी भी ये वैल्यूएशन हुई, ये एवोल्यूशन के साथ-साथ जितना भी टाइम गुज़रता गया, तो बैंकों की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये बढ़ती गई और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती चली गई। 19वीं सदी में जाके जिस वक़्त जब कंप्यूटर दरियाफ़्त हो गया, कंप्यूटर के साथ जो है नए-नए सॉफ्टवेयर जो है वो बनना शुरू हुए, तो उसमें ये आसानी पैदा हो गई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को और उनकी जो है वो पहले तो क्योंकि ये चीज़ें बैंकिंग सारी मैनुअल थी, तो मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे। बड़े-बड़े खाते होते थे लोगों के पास, बैंक्स के पास और वो मैनुअली उसकी सारी बुक कीपिंग किया करते थे हर किसी के अकाउंट में। उनको जो है रिसीट पेमेंट्स के लिए बुक्स छोटी-छोटी जो हैं, वो जारी की जाती थी। जब भी उनको पैसे जमा करवाने होते थे, तो वो अपनी बुक जो है, जिसको पासबुक कहा करते थे, तो वो बैंक में लेकर आते थे, वो पैसे जमा कराते थे, उसके ऊपर इंदराज होता था, स्टैंपिंग होती थी और इसी तरह जब उनको पैसे उन्हें निकलवाने होते थे, तो वो इसी तरीके से जो है वो अपनी पासबुक साथ लेकर आते थे, एक चेकबुक भी साथ लेकर आते थे, वो बैंक में जमा करवाते थे, दिखाते थे और उसके ऊपर जो प्लस माइनस का जो है वो सारा हिसाब-किताब रखा जाता था और फिर इसी तरीके से उनकी रिकन्सिलिएशन भी होती थी। जो सबसे पहला बैंक बना था, वो 1578 में जिनेवा में बना था और उसके बाद जो है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1694 में। ये बैंकिंग की जो लास्ट हिस्ट्री यहाँ से जो है वो मिलती है। जो मॉडर्न बैंक्स हैं, अभी जितने भी हैं, इनमें ये सारा सिलसिला जो मैनुअल बैंकिंग का है, ये तो खत्म हो गया। अब तो उसकी जगह सॉफ्टवेयर ने ले ली है। बहुत ही अच्छे पावरफुल किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि अब जो है जिनसे सपोर्ट मिलती है और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन को बड़े ईज़िली हैंडल कर लेते हैं। पहले तो जो सब चीज़ें जो उसके प्रॉफिट पेमेंट और ये सब चीज़ें थी, ये सिस्टम अभी आजकल करता है, पहले ये सब चीज़ें मैनुअल होती थी। मैनुअल ट्रांज़ैक्शंस में जो सबसे बड़ा जो था, वो रिस्क था, वो इंटेग्रिटी का था। वो बोथ साइड से थी, कस्टमर्स के साथ भी और जो है एज़ वेल एज़ जो बैंकिंग साइड के ऊपर जो थी, तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर निकलता था कि जो ट्रांज़ैक्शन है, उनकी सही बुक कीपिंग नहीं हो रही या उसके बारे में, क्योंकि सब लोग तो ऐसे नहीं थे कि जो 100% उसको समझते हों या जानते हों। तो इसी तरीके से लेकिन अभी कंप्यूटर के आने के साथ ही या नए सॉफ्टवेयर आने के साथ ही ये वाली चीज़ें जो हैं ये तकरीबन एलिमिनेट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी स्टिल इसमें अभी भी एक रिस्क का फैक्टर है कि हम उसमें जो है कर सकते हैं। अभी तो जितने भी बैंक्स हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो जितनी मर्ज़ी नंबर ऑफ कस्टमर्स हों, उनको वो हैंडल कर सकते हैं और इसी तरीके से उनको सारी की सारी सर्विसेज़ भी वहीं से दे सकते हैं। तो ये जो अ, जितने भी बैंक्स हैं, ये नॉर्मली जो है, इनका हम इसको यूँ कह सकते हैं कि करेंसी नोट्स के साथ इनका जो है, वो बहुत गहरा रिश्ता है। जो सेंट्रल बैंक भी जो है, वो जितने भी अपने जिसको करेंसी नोट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी सारे का सारा जो है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू और जो जो बाकी अदर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके थ्रू करता है। स्टेट बैंक जो है वो खुद भी करेंसी नोट जारी करता है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्योंकि जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो बैंक्स के पास हैं और कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, तो जितने भी करेंसी नोट्स का अजरा ये वो ख़ा इंडस्ट्री के लिए हो या इंडिविजुअल के लिए हो, तो वो सारे का सारा कमर्शियल बैंक के थ्रू ही वक़ूफ़ पज़ीर होता है पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में भी। तो जितने भी हैं, तो ये हम जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट खोलते हैं और जनरल पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट करते हैं, जो करेंसी नोट देना है या किसी और करेंसी नोट के अलावा जो चेकिंग ट्रांज़ैक्शंस हैं,
या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जितने भी लेते हैं वो हम बैंक्स में अपने ही अकाउंट में जमा करवाते हैं, कंपनीज अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं, या आजकल जो नए उसमें सिनेरियो में अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो लाइक अगर कोई आप समझ लें फी कलेक्शन है या कंपनीज के डिफरेंट जो पेमेंट्स हैं, वो अब इलेक्ट्रॉनिकली भी डायरेक्ट ट्रांसफर से भी हो सकती है। तो करेंसी नोट्स का जो अभी जो अमल दखल है वो उसको काफी हद तक कम किया गया है ड्यू टू इट्स कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि करेंसी नोट्स के प्रिंटिंग की और इसकी जो है इसको खत्म करने की एक अपनी कॉस्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या सेंट्रल बैंक को बेयर करना पड़ती है। हर करेंसी नोट की एक अपनी लाइफ होती है और उसकी जो उसकी लाइफ के साथ ही जैसे जैसे वो मार्केट में सर्कुलेट करता है तो वो जो है वो यूज होता रहता है और आखिर में एक स्टेज ये ऐसी आती है कि वो अनयूजेबल होता है, उसकी एक्सेप्टेंस बाकी नहीं रहती, या वो किसी लिहाज से डैमेज हो जाता है, या डिफरेंट हाथों में जाके उसकी ऐसी कंडीशन नहीं रहती कि वो अब मजीद यूजेबल हो सके या वो एक्सेप्ट हो सके, तो स्टेट बैंक उसकी जगह पे नए नोट छाप देता है। जितने भी पैसे हम लोगों से या उनसे कस्टमर से कमर्शियल बैंक्स में इकट्ठे होते हैं, कमर्शियल बैंक उनके अगेंस्ट जो काम करता है वो लोन एंड फाइनेंसेस का अजरा है। ये जो लोन देना है ये क्योंकि पब्लिक मनी के अगेंस्ट होता है और उसको जो है उसी के से जो है बैंक जो अपनी अर्निंग भी करता है, कमाता है। तो जो मेन इनकम सोर्स किसी भी बैंक का होता है वो उसके लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, जिनके जरिए से ये डिटरमिन होता है कि ये बैंक प्रॉफिट में जा रहा है या ये बैंक लॉस में जा रहा है। तो जो बैंकिंग सेक्टर को बनाने का या फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का किसी भी मुल्क में वो बेसिक मकसद ये होता है गवर्नमेंट का कि इसके फाइनेंशियल सेक्टर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके जितनी भी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक ने डिटरमिन की है वो इतनी सिक्योर्ड होनी चाहिए कि जितनी भी फाइनेंसिंग की जाए वो भी सिक्योर्ड हो, एज वेल एज जो जनरल पब्लिक जो उसमें पैसे जमा करवा रही है उनका कॉन्फिडेंस भी रहे और उनकी ट्रांजैक्शन भी सिक्योर हो, उनका जो पैसा है वो भी सिक्योर हो और उनको उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिले अगर वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर को जितना स्ट्रेंथन किया जाएगा उस मुल्क की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि जितने ज्यादा सर्कुलेशन ऑफ मनी रहेगी और वो सेफ हैंड्स के साथ रहेगी, सेफ हैंड्स में रहेगी और उसमें जितनी भी वो अपने कमर्शियल सेक्टर को स्ट्रेंथन करेंगे उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उतने जो है लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो उतने ही फ्रीली जो है वो एक दूसरे के साथ पैसे का लेन देन कर सकेंगे और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के में है इजाफा होता जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ये उसको वो इंक्रीज करती हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और हम इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के को जो है इनहेंस करते हैं जो कमर्शियल बैंक्स में है बाय गिविंग लोन्स टू जो है जितने अच्छे इदारे हैं या जितनी अच्छी कमर्शियल सेक्टर में यूज किया जा सकता है। बैंक वैसे तो डिफरेंट साइट्स पे लोन देने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट बने हैं, बैंक बने हुए हैं या दूसरे फाइनेंशियल इदारे बने हुए हैं कि जो कि और भी कामों के लिए लोन देते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि जो जिस तरह लीजिंग सेक्टर के लिए था तो लीजिंग कंपनीज अलग है जो जो सिर्फ लीज के लिए लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इस तरह हाउसिंग सेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ कंपनीज ऐसी भी बनाई गई हैं कि जो सिर्फ हाउसिंग सेक्टर में ही सिर्फ फाइनेंसिंग करती हैं। बट ये जितने कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान में हैं इन ये तकरीबन हर वो काम करते हैं जो माइक्रो फाइनेंस बैंक अपने लिए अपने साथ इंडिविजुअली करता है, या लीजिंग कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ जो सिर्फ लीजिंग की सिर्फ फैसिलिटीज देती हैं या हाउसिंग की हैं तो उनके लिए देती हैं, तो और या कुछ और किसी और मर्जर एक्विजिशंस के लिए जो फाइनेंस जो जो बनाए हुए हैं ये कमर्शियल बैंक्स के अलावा जो
इन्वेस्टमेंट बैंक बने हुए हैं। तो ये सब काम इस पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी को जो इकट्ठा किया गया है और उसमें जो उन सब के काम, सबके जो है जो बिजनेस, उनके जो मेन बिजनेसेस हैं, उनको कमर्शियल बैंकिंग में इकट्ठा किया गया। हर एक कमर्शियल बैंक तकरीबन वो डिपॉजिट्स भी ले रहा होता है, उसके ऊपर प्रॉफिट भी दे रहा होता है, एडवांसेस भी कर रहा होता है, हर किस्म के पर्सनल एडवांसेस भी, पर्सनल लोन भी दे रहा होता है, वो बिजनेस लोन्स भी दे रहा होता है, और वो हाउसिंग के लिए लोन भी दे रहा होता है, वो गाड़ियां भी फाइनेंस कर रहा होता है, वो इक्विपमेंट भी दे रहा होता है, लीज पे भी दे रहा होता है, और उसको परचेज की फैसिलिटी भी देता है, मॉर्गेज की फैसिलिटी भी देता है, वो इक्विपमेंट की मॉर्गेज की भी फैसिलिटी देता है। तो इस तरीके से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके लिए अगर किसी भी तरह की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर को, तो वो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स का रुख करता है कि उसको वहां से वो सारी जो है फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इसी तरह उसको अपनी जो अकाउंटिंग के लिए भी किसी ना किसी कमर्शियल बैंक की या किसी बैंक की जरूरत पड़ती है, ताकि वो वहां पे अपने सारे जितने भी उसके कैश फ्लोज हैं उनको वो रिकॉर्ड कर सके फॉर द टैक्स पर्पसेस, फॉर द ऑडिट पर्पसेस, और उसके अपनी बैलेंस शीट के लिए भी किसी ना किसी तरीके से उसको अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को का रिकॉर्ड रखने के लिए एक बैंक की, कमर्शियल बैंक की या एक बैंक की जरूरत पड़ती है। कमर्शियल बैंक का मैं खास तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाकी बैंक्स तो शायद उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को तो शायद पूरा कर ले, लेकिन उसकी कमर्शियल यूज या उसके लिए जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो शायद सब चीजें वो या उसको एक रूफ के नीचे वो सब सर्विसेज ना दे सके जो कि उसको कमर्शियल बैंक ये सर्विसेज, जबकि ये सारी सर्विसेज उसको एक कमर्शियल बैंक जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक अगर उसने कोई किसी जगह कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है और उसके लिए उसको लैंड की परचेजिंग के लिए अगर कोई अमाउंट दरकार है, तो वो कोई और कोलैटरल देके तो वो वहां से वो खरीद सकता है। फिर इसी तरह अगर उसने वो जमीन खरीद ली और उसने कुछ इक्विपमेंट इंपोर्ट करना है जो उस पे लगाना है और वो उसको परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी दे सकता है कि वो फौरन से इंपोर्ट कर सके। वेयर एज ये सब चीजें उसको शायद कोई दूसरा जो इन्वेस्टमेंट बैंक है या कोई मुदारबा कंपनी है उसको, या कोई और कंपनी उसको ये सब चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसी तरह अगर उसने उसकी जो अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी में उसको कोई कैपिटल बाहर से कोई स्पॉन्सर मिल गया और वो उसको यहाँ पे पाकिस्तान में फॉरेन से कैपिटल लाना चाहता है, तो उसके लिए भी फिर उसको फिर ये सारी फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक ही देगा, और ये फैसिलिटी उसको कोई और बैंक या कोई और इदारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये सब चीजें नहीं दे सकता। तो इसलिए इसकी जरूरत जो है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो मतलब सिग्निफिकेंस है या मार्केट में जो कमर्शियल बैंकिंग किसी भी मुल्क में वो वो इतनी वो मतलब उसकी इम्पोर्टेंस का में ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का को मेजर करने का, उसका फाइनेंशियल सेक्टर है। तो जितना फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, जिसको लिक्विडिटी हम इसको कहते हैं, जितना ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, कैपिटल जितना मार्केट में आएगा और जितना उसका इजीली जो उसकी ट्रांसफर एक एक जो है शख्स से दूसरे शख्स तक या एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जितनी ज्यादा अच्छी, फास्ट और रिलायबल होगी इकोनॉमी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब पैसे का फ्लो कम हो जाता है, पैसा लोगों के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो क्लैप्स कर जाती है, उसकी जो कंपनीज हैं वो बंद हो जाती हैं, उनके कैश फ्लोज गिर जाते हैं। रिजल्टली वो कंपनी जो है, वो सारी कंपनियां जो हैं वो लॉस में जाना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो टोटल जीडीपी है ये भी जो है वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन रुक जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जो उसमें जो जिसको कहते हैं पैसे की सर्कुलेशन जो जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे ये सब चीजें कम होगी। जितनी ज्यादा पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, जो है उसका मार्केट में वो मार्केट प्लेस में उसके जो है फ्लोज बढ़ेंगे, उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी साथ साथ बढ़ेगी, और वो ही उस मुल्क के जीडीपी को भी इंक्रीज करेगी, लोगों के कॉन्फिडेंस को भी करेगा, लोगों के म्यार जिंदगी भी इससे बुलंद होंगे,
उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इसी तरह लोगों का जो है वो म्यार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। तो कोई पूरी पॉपुलेशन जितनी भी है किसी मुल्क की, उसमें जितना ज़्यादा अच्छा, जितनी उसकी ज़्यादा इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बैंकिंग सेक्टर जो है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगों का उस मुल्क की करेंसी के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट है और अगर उनकी अपनी करेंसी स्ट्रेंथन होगी, तो वही उसकी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में भी उस मुल्क की करेंसी को भी उसकी ज़्यादा वेटेज बढ़ेगी, उसकी जो है वो बनेगी। तो जितना अच्छा बैंकिंग सेक्टर जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी उस मुल्क की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग। तो और अगर ये सेक्टर वीक होगा, तो उसकी मुल्क की इकोनॉमी भी वीक होती चली जाएगी। तो पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक जो है, ये 1990 के अवाइल में जाके, शुरू में तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त बहुत कम थे। 1990 की दहाई में जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक में कुछ 10 के करीब लाइसेंस जो है वो जारी किए थे कि नए कमर्शियल बैंक्स को पाकिस्तान में स्टैब्लिश किया गया था। शुरू में तो स्टेट बैंक जब बना, उसके बाद नेशनल बैंक को बनाया गया, फिर एमसीबी बना, फिर बाकी भी कुछ बैंक थे जिनको बाद में इनको नेशनलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बैंक हैं, जिसमें हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, एमसीबी बैंक है, अलाइड बैंक है, और ये सब जो हैं ये बड़े बैंक्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो पाकिस्तान में बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग के लिए जो है कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये लाइसेंस जो है सेक्शन 27 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत मिलता है। ये एक ब्रांच बनाने का होता है, किसी भी जगह ब्रांच एस्टेब्लिश करनी हो तो उसके लिए उसको ज़रूरी होता है। इससे पहले अगर जो है कुछ स्टेट बैंक ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस रखी हुई जिनको फुलफिल करके तो जो है लाइसेंसेस जारी किए जाते हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आके बिजनेस करना चाहती है या कमर्शियल बैंकिंग करना चाहती है, तो उसको भी पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर वो किसी मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में आके अपने कोई ब्रांच स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक भी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उसको उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कि जो स्टेट बैंक ने बताया है कि यहाँ पे एक ब्रांच बनाना चाहते हैं, एक से ज्यादा ब्रांच बनाना चाहते हैं, और इस हिसाब से उसका कैपिटल भी डिटरमिन होता है। फिर वो अपनी जब उसको लाइसेंस मिल जाता है, जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, जिसमें उसको अपने उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं, वो एक सर्टिफिकेट दिया होता है कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर उस बैंक को पाकिस्तान में स्टेब्लिश होने के बाद अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना। अगर वो नहीं करता तो फिर उसके लाइसेंस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन वो क्योंकि अगर कोई फॉरेन बैंक है या कोई दूसरा, वो अपने रीजंस बता के उसको स्टेट बैंक नॉर्मली एक्सटेंशन भी दे देता है कि और मजीद 2 महीने में वो अपने रीजन बता के 1-2 महीने में। तो लाइसेंस लेना प्रॉब्लम होता है। लाइसेंस लेने के बाद उसको जो है रिन्यू, एक दफा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर वो बाकायदा से जो है अपना बिजनेस जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। फिर जब वो अगर बंद करना चाहे तो फिर उसको स्टेट बैंक से परमिशन लेके वो अपने बिजनेस को वाइंड अप भी कर सकता है। लोकल जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक के लिए, उसके लिए कोई डिफरेंट तरीकाकार है। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो अगर पाकिस्तान में लाइसेंस लेना चाहें तो उसके लिए कोई डिफरेंट तरीकाकार है। फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर भी कैपिटल इंजेक्ट करके तो वो लाइसेंस ले सकते हैं। और जो अगर लोकल कोई कंपनी या ग्रुप पाकिस्तान में बैंकिंग करना चाहे, कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना चाहे, तो उसके लिए भी उसको जो है एक सर्टेन प्रोसीजर से कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करके तो लाइसेंस लेना पड़ता है। करंटली जितने भी बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं उसमें उनको 100 बिलियन रुपीस जो है वो उसका कैपिटल पूरा करना जरूरी है, और उसके लिए उसको 100 ब्रांचेस भी एटलीस्ट एस्टेब्लिश करनी चाहिए। जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, वो उसको ग्रेजुअली जो है वो कर सकते हैं। जो 1990 के अवाइल में जो 10 बैंक थे, उस वक्त जब इनको कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस मिला था, तो उस वक्त जो इनके लिए कैपिटल की जो हद मुकर्रर की गई थी वो 500 मिलियन थी, जो कि बहुत ही कम थी। क्योंकि जो जनरल पब्लिक है या वो तो ये अमाउंट आसानी से
मतलब वो कलेक्ट कर सकते हैं जनरल पब्लिक से, जिसको फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुई पाकिस्तान में, तो इस अमाउंट को, जो कैपिटल की अमाउंट है, इसको रेज किया गया कि इसको इंक्रीज किया जाए, ताकि जो लोगों के पास पैसा है या जो पैसा बैंक्स में जमा करवा रहे हैं, जो उनकी टोटल उनके एसेट लायबिलिटी बुक में आ रहा है, उनकी लायबिलिटी बुक में आ रहा है, तो वो सारे का सारा जो है वो ज्यादा अमाउंट उसकी है, तो कैपिटल को रेज किया जाए। इसी तरह जितना कैपिटल रेज होता जाएगा तो बैंक उतना सिक्योर होता जाएगा, और उसमें जितने भी लोगों का पैसा है वो महफूज भी होता जाएगा। क्योंकि स्टेट बैंक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बैंक्स के ऊपर लगाई हुई है, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट की भी है, जो जितना उसके पास करंट पैसे हैं, डिमांड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, इसके अगेंस्ट उसको लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है और रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है। तो इसलिए जो है उसमें, तो अभी जितने भी हैं फॉरेन पाकिस्तान में कुछ बैंक्स हैं, तकरीबन 36 के करीब इस वक्त जो है वो हमारे पास बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ उसमें जो है फॉरेन बैंक्स भी हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, और कुछ लोकल बैंक्स हैं हमारे जो कि नेशनलाइज हैं। नेशनलाइज सेक्टर पे तो तकरीबन कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से जो है वो उनको हम करें। तो जो अभी हमारे पास जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनकी लिस्ट है, ये स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की हुई। अलबरका बैंक है, अलाइड है, अस्करी बैंक है, अस्करी इस्लामिक एक अलहदा बैंक है, बैंक अल हबीब है, और बैंक इस्लामी है, सिटी बैंक है, ड्यूचे बैंक। ये फॉरेन बैंक्स हैं जो भी पाकिस्तान में कमर्शियल बैंकिंग कर रहे हैं। तो जो दुबई इस्लामिक बैंक है, इस तरह फैसल बैंक, फर्स्ट वन बैंक, हबीब बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक है, और ये सारे जितने बैंक जो हैं जो अभी पाकिस्तान में काम कर रही है, ये सारी की सारी तमाम कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। जो नेशनलाइज बैंक है हमारे पास, लाइक नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, सिंध बैंक है, बैंक ऑफ खैबर है, फर्स्ट वन बैंक है, और ज़राई तरक्याती बैंक है। ये वो बैंक हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपने उसमें रखे हुए। तो इन सब के साथ पीछे जो है वो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट है, ये उनके जेर इंतजाम सारे के सारे काम कर रहे हैं। इनको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है। जो पब्लिक सेक्टर में हमारे पास जो एक ही बैंक है वो बैंक ऑफ फजात जम्मू एंड कश्मीर है। इसका जो रिस्ट्रिक्शन इसके नाम के हिसाब से सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर में ही है, इसकी एग्जिस्टेंस बाकी पाकिस्तान में नहीं है। बाकी जितने बैंक हैं वो इनकी किसी न किसी लिहाज से इनकी प्रेजेंस जो है पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं जरूर है। कुछ हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड शेड्यूल बैंक्स हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, इसका काम सिर्फ इंडस्ट्री को डेवलप करना है, इंडस्ट्री के लिए काम करना है। इस तरह एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक, इसका काम भी सिर्फ एसएमई सेक्टर को ही प्रमोट करना है। जिस तरह आईडीबी का काम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर तो ये सारे का सारा जो कर रहा है, लेकिन इस फाइनेंशियल सेक्टर में इस बैंक को जो है इंडस्ट्रियल आईडीबीपी को, ये सिर्फ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इस तरह एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो छोटे कंपनीज हैं उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, अगर उनको कोई है, तो यहाँ पे एसएमई में जो काम करने वाले लोग हैं ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो कि सिर्फ इस चीज के ऊपर लोगों को असिस्ट करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर एसएमई सेक्टर जो है उसको प्रमोट किया जाए। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये भी इसका काम है जो कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर जितना भी है उसको प्रमोट करे पंजाब के अंदर। और ज़राई तरक्याती बैंक जो है ये पूरे पाकिस्तान में काम करता है, जिसका काम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, कि जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जितने भी फार्मर्स हैं हमारे एग्री से रिलेटेड, तो उनको जो है वो इससे फैसिलिटेट किया जा सके, उनके जो है वो लोन्स वगैरह जो चीजें भी हैं उनको किया जा सके, उसको हेल्प आउट किया जा सके। तो बाकी जितने भी हैं ये इस्लामिक बैंक हैं,
इस्लामिक बैंक का काम तकरीबन हमारे वो बाकी कमर्शियल बैंक्स जैसे ही है, लेकिन ये सिर्फ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत काम करते हैं और जो उनके पास डिपॉजिट्स होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो भी इस्लामिक मोड के तहत ही मिलता है। तो ये सिर्फ ये सेक्टर जो है जो इस्लामिक बैंकिंग का है, फाइनेंशियल सेक्टर, ये जितने लोगों का जो एक कंसेप्ट होता है कि हमने जो है पैसा रखना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेना, या इसके ऊपर कोई भी बैंक में से जो पैसा जो रखा है उसके ऊपर जो भी मिल रहा है तो वो शायद उसको कंसिडर करते हैं कि सूद है और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उनके लिए जो क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में पॉपुलेशन है जो कि इस चीज के ऊपर बिलीव रखती है और वो शायद इस वजह से बैंक्स में अकाउंट खुलवाने से भी रिलक्टेंट थे, तो उनको प्रमोट करने के लिए या उनकी थॉट्स के मुताबिक जो है या उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो है इस्लामिक बैंक्स को प्रमोट किया गया और काफी सारे इस्लामिक बैंक है। मिजान बैंक की बहुत ज्यादा ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं। तो इस तरह जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनको भी बताया, उनको भी ये इस चीज की तरफ जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आप अपना इस्लामिक बैंकिंग बैंक भी कायम करें और एक इस्लामिक बैंक भी स्टैब्लिश करें जिसमें जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग भी की जाए और जो डिपॉजिट भी कस्टमर से लिया जाए तो वो भी इस्लामिक असूलों के मुताबिक हो। इस तरह फॉरेन बैंक्स हैं वो भी हमारे पास है काफी सारे कुछ यहाँ से बिजनेस जो है पिछले 3-4 सालों में जो है वो क्लोज करके चलेंगे, वो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर है उनके साथ। और कुछ ने अपनी जो ब्रांचेस हैं वो भी काफी स्क्वीज कर दी, तो वो उनके अपने ग्लोबल कुछ मसाइल हैं। ये ग्लोबल रिसेशन की वजह से उन्होंने किया भी जो है हमारे पास फ्यूचर बैंक काम कर रहा है, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी काम कर रहा है, सिटी बैंक काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स बैंक ऑफ चाइना आईसीबीसी जो है वो काम कर रहा है और इस तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है हमारे पास जो है माइक्रो फाइनेंस भी काफी सारे बैंक्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। इनका काम जो है माइक्रो फाइनेंस का छोटे तबका जितना भी है, बहुत स्मॉल जो लोन्स हैं वो सब चीजें वो उस सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए कि जो बहुत छोटे टिकट्स पे काम करते हैं, क्योंकि जितना भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं ऑल्दो ये माइक्रो फाइनेंसिंग वो भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्टर जो माइक्रो फाइनेंस का है ये बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि दूर अफ्तारा इलाकों में गांव देहात के लोगों तक ये जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड कर रहा है, जो कि शायद कमर्शियल बैंक्स उस लिहाज से नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे या जो कि जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस मौजूद है वहाँ पे तो शायद ये कुछ जो है उसको कर सकते हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जितने भी हैं ये इलाकाई तौर पे दूर दराज इलाकों में ब्रांचेस खोल के अपनी और उन सब लोगों को, उन सब कस्टमर्स को ये जो है अपने उनको फैसिलिटेट करते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जो कि जिनका काम जो है लोगों जो कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड करना, इंडिविजुअल्स उसमें शामिल हैं। उसमें भी काफी सारे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले जहाँ से लोग अपने हाउसिंग से रिलेटेड जो भी कर सकते हैं। पाक ब्रुनेई इन्वेस्टमेंट है, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट है, इनका काम भी जो है वो साथ साथ के इन्वेस्टमेंट कंपनीज को लेके जो है वो चलना और उनके ये एक्विजिशन मर्जर्स दूसरी कंपनीज को है या कोई अपने बिजनेस को डिफरेंट उसमें प्रमोट करना चाहता है तो वो उसके ऊपर वो करते हैं। अब बात आ जाती है रोल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स की कि कमर्शियल बैंक का रोल क्या है। तो एक तो बेसिक रोल उसका जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, हर किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस देना है जो उसका एम है, और बैंकिंग की सर्विसेज जो है वो उसको मिलना है। दूसरा इसका जो मेन जो है वो है कमर्शियल लैंडिंग करना। कमर्शियल लैंडिंग का मतलब है कि उसको जो भी पैसा अगर कोई बंदा अपने कारोबार को एक्सटेंड करने के लिए यूज करता है, उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसको चाहिए, तो उसको जो है वो वो लेके चलता है। जनरल बैंकिंग सर्विसेज में अकाउंट मेंटेन करना, अकाउंट को लेके चलना, उसमें पैसे जमा करवाना, पे ऑर्डर इशू करना, वो करना, और प्रॉफिटेबल डिपॉजिट जो है उसमें जो उसने अपना अकाउंट खुलवाया उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है रीजनेबल जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी उसको मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ तीसरा टर्म डिपॉजिट, कुछ अपने डिपॉजिट के ऊपर अगर कोई पैसे रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर, और इसी तरह
वो अपने इस सारे से जो जो जितनी भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसको जो है वो करे। तो और उसको जो है ग्लोबल बैंकिंग सर्विस अगर वो इंटरनेशनली भी किसी किसी तरीके से वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी टच रहना चाहता है तो वो भी उसको मिलते हैं। बैंकिंग गारंटीज अगर किसी को अपने फाइनेंशियल नीड के लिए बैंकिंग गारंटीज की जरूरत होती है तो वो भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं उनको, और वो फिर अपने कस्टमर्स को जितने भी उनको जरूरत होती है इस तरह करता है। इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग जितने भी है, जो फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी कारोबार है वो उससे मिलता रहता है। जो ओवरऑल जो है वो उसके पर जो है वो उसके लिए काम आता है। ठीक है। अब जो है सर्विसेज कितनी देता है बैंक की, जो है कमर्शियल बैंक की सर्विसेज क्या क्या होते हैं, वो रेमिटर्स, लोकल रेमिटर्स की फैसिलिटी भी देता है और फॉरेन रेमिटर्स की फैसिलिटी भी देता है। इस तरह बिल्स फॉर कलेक्शन, अगर किसी ने कोई पैसे मंगवाना है या कोई किसी ने कोई अपने रकम की को कलेक्ट करना है, वो उसने लोकली कलेक्ट करना है डिफरेंट शहरों से, या उसने ग्लोबली इंटरनेशनली किसी भी जगह से लेना है, तो वो सारे का सारा हमारा बिल्स ऑफ कलेक्शन में आता है। उसमें कुछ लोकल बिल्स कलेक्शन है, फॉरेन बिल्स कलेक्शन है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन भी आ जाती है और क्लीन कलेक्शन भी आ जाती है। क्लीन कलेक्शन का मतलब होता है थ्रू चेक, और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मतलब होता है कि वो एलसीज की जो है या कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो हमारे जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो डील कर रहे होते हैं उनके साथ। और इसी तरह टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो है वो भी वो ये सारी फैसिलिटी दे रहा होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो जो है इसका मतलब है कि इंटरनेशनल करेंसी जितनी भी है उनमें लेटर ऑफ क्रेडिट का जरा है और गारंटीज का जो है जरा है, ये सब चीजें भी वही ये कमर्शियल बैंक ही डील कर रहे होते हैं। ये सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स में जो है जो एक एडवांटेज होता है वो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर का होता है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह उसमें नहीं देर कर सकते, या कोई भी और फाइनेंशियल इदारा इसको नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास जो है इसका जो है लाइसेंस नहीं होता। जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं वो जो कमर्शियल बैंक्स में होते हैं वो जॉइंट अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, क्लब सोसाइटीज के जो है अकाउंट है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, लिमिटेड कंपनीज के। हाँ, कोई कंपनी है उसको एक अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है, हाँ वो लोकल करेंसी हो या वो फॉरेन करेंसी हो, ये सारे के सारे अकाउंट्स जो है उनकी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। और जो इकोनॉमिक फैक्टर है जो जो कि कमर्शियल बैंक्स जिनसे ये डिटरमिन होता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, जितना भी मतलब हमारा दूसरे मुल्कों के साथ पैसे का फॉरेन करेंसी का या ट्रेड का लेन देन होता है, उसको बैलेंस का उसको मेंटेन करना या उसके मतलब इंफॉर्मेशन रखना, उसकी मेजरमेंट रखना और उसकी रिकॉर्डिंग करना और स्टैटिस्टिक्स डिवीजन को और स्टेट बैंक को उसके लिए डाटा प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो है ये कमर्शियल बैंक के थ्रू गुजर होती हैं, और इसी से डिटरमिन होता है कि वो इस मुल्क का बैलेंस, ट्रेड का बैलेंस क्या है, किस मुल्क से कितनी इंपोर्ट की जा रही है और कितनी एक्सपोर्ट की जा रही है। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये भी इसी से डिटरमिन होती हैं कि आपने कितने पैसे दूसरे मुल्कों से लिए हैं, दिए हैं, देने हैं, या जो हम फॉरेन लोन्स लेते हैं और उनकी जो रीपेमेंट होती है, ये किसी मुल्क की किसी अ, अ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है जो कि रिपेट्रेटेबल थी, यानी वो इन्वेस्टमेंट आई थी फॉर द टाइम बीइंग आई थी, और फिर अभी उसने कुछ अरसे के बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस लेके जानी है और विद प्रॉफिट लेके जानी है। तो उसके जितना भी हिसाब है ये कमर्शियल बैंक्स को रखते हैं और फिर उसको ये उनको प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल बैंक को भी डाटा देते हैं जहाँ से वो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन को डाटा चला जाता है ताकि ये डिटरमिन हो सके कि कितना है। एक्सचेंज रेट्स का तयन करना भी जो है ये भी वो भी वो उधर से स्टेट बैंक इसका तयन करता है और उनको जो है वो बैंकों को इन्फॉर्म करता है ताकि वो जितनी भी ट्रेडिंग है वो उन फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी रेट्स हैं वो वहीं से जो है उनके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता है और वो ये सब चीजें करते हैं। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बैरियर्स हैं, टैक्स टैरिफ वगैरह, ये भी सब चीजें जो है ये काम जो है वो उसका करता है। जितनी भी ये सब चीजें ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, यहीं से पॉवर्टी जो है रिडक्शन और इन्फ्लेशन और जो है ये सब चीजें जो फॉरेक्स रेट्स वगैरह का भी है कि कितनी बड़ी डिमांड थी और कितनी उसकी सप्लाई थी, ये सब चीजें डिटरमिन की जाती हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही सब चीजें हो रही हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी है लोन एंड एडवांसेस की, कि वो भी वो सब के सब जो है लोन एडवांसेस वगैरह ये भी कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। जो पर्सनल लोन फाइनेंसेस भी है, मॉर्गेज भी है, बिजनेस फाइनेंस भी है और ट्रेड फाइनेंस भी है।
ये चीज़ें क्योंकि डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी कि हमने पर्सनल लोन करते हैं, उसके साथ ये मॉर्गेज के थ्रू भी लोन करते हैं और उसके साथ बिज़नेस लोन भी हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस-किस जो है वो सेक्टर में हम किस तरीके से फाइनेंसिंग करते हैं। जितने भी लोन वगैरह उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। लाइक अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको जो पाकिस्तान में अगर लोन चाहिए होगा तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी जो कि कमर्शियल बैंक के लिए नॉर्मली होती है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये शीट शेयर की गई है जो अभी प्रेजेंटेशन में, इसमें ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से जो है वो उनको ये प्रोवाइड किए जाए बैंक को तो वो उनकी इजीली लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस कर देते हैं। ये बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डॉक्यूमेंटेशन है कि जो कि जरूरत होती है, जिसमें नॉर्मली जो है लोग कंपनीज के लिए जो है उसको कर लेते हैं। और इसी तरीके से जितने भी लोन होते हैं इनके लिए कुछ जितनी अच्छी मतलब उसकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी या जितने अच्छा उसके साथ उस डॉक्यूमेंटेशन उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसको उतना इजीली करता है, उसको लोन मिल जाता है। इसमें एक जो चीज़ है वो है ईसीआईबी की। तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान के पास जो कि हर किसी borrower का डाटा अपने पास रखता है। तो अगर कोई भी लोन किसी ने लिया है किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट देता है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसका उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर से उसका रिकॉर्ड रखता है ताकि ये सब चीजें अगर कोई और किसी भी पाकिस्तान में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये कोई भी लोन या इसका कोई डायरेक्टर कोई लोन लेना चाहे तो वो उसका जो है वो डाटा प्रोवाइड कर सकें कि इसने इससे पहले या आज से पहले आज इसके नाम पे कितने लोन, कौन से डायरेक्टर के या कौन से इंडिविजुअल के कितने लोन या उसका कोई क्रेडिट कार्ड अगर उसने कोई लिया हुआ है या वो किसी जगह से डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है और फिर उसके बेसिस के ऊपर दूसरा जो वो कमर्शियल बैंक या बाकी इदारे ये डिटरमिन करते हैं कि इसको लोन की फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी। जो रिस्क एवेल्युएशन है ये भी एक बड़ा पार्ट है एक गुड क्वालिटी लोन के लिए कि जितना भी जो भी कोई कमर्शियल बैंक लोन एडवांसेस कर रहा है किसी भी को तो उसको ये पता होना चाहिए कि इसका एक तो डाटा चेक कितना अच्छा है और दूसरा इस लोन के ऊपर कितना बड़ा रिस्क है। जितना कम रिस्क होगा उतना इजीली लोन डिस्पर्स होगा और वो उसके लिए जो है वो फायदेमंद होगा, बैंक के लिए भी वो फायदेमंद होगा कमर्शियल बैंक के लिए। जितना बड़ा रिस्क होता है बैंक उसको उतना ही कम जो है वो उसको हैसियत देता है और उसके ऊपर उसका जो एम्फोसिस होता है वो कम से कम होता है। इसके लिए हम जो बेसिकली जो एनालाइज करते हैं तो हम सी फैक्टर्स जो है बेसिक चीज कहते हैं। पहली जो चीज है उसमें क्रेडिबिलिटी है कि जो बंदा लोन ले रहा है वो वापस भी करना चाहता है या सिर्फ लेके खाना ही चाहता है और उसकी कैपेसिटी एनालाइज की जाती है कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये लोन लेने के बाद वापस कर दे और उसका क्रेडिट है कि उसमें ये एबिलिटी भी है कि ये वापस कर सकेगा और फिर उसका कोलैटरल कि उसने जो चीजें हमें सिक्योरिटी के तौर पे दी है उसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। उसकी जितनी अच्छी सिक्योरिटी होगी उसके उस हिसाब से जो है वो करेंगे। तो सबसे जो चीज है इसका अगर हम ब्रॉडर वे में क्रेडिट एनालाइज करें तो कस्टमर को एक तो जानना बहुत जरूरी है और एक ये देखना पड़ता है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी भी है और तीसरी बात उसकी क्रेडिट जो है हिस्ट्री अच्छी है और दूसरा ये कि जो है अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो फिर उसके साथ ये भी देखना कि ये लेने के बाद जो है वो वापस भी कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड करता है कि क्या। और फिर ये चीजें कि जितने भी स्टेट बैंक ने इसके लिए रेगुलेशन दी है वो सारी की सारी उनको फुलफिल भी कर रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसको वो छोड़ दिया गया। तो ये सब चीजें जो है वो करनी जरूरी है ताकि एक अच्छा लोन जो है वो जनरेट किया जा सके। कस्टमर के बारे में जानना बहुत अच्छा जरूरी है, उसकी वेरिफिकेशन जो है अपने कस्टमर्स की एक अच्छा क्वालिटी लोन करने के लिए उसकी एक अच्छी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो उसकी रेगुलेशंस हैं, जो प्रोडेंशियल रेगुलेशंस क्रेडिट के लिए स्टेट बैंक ने दी हुई हैं उनको जो है वो फुलफिल करना जरूरी है ताकि किसी किस्म की फाइन और पेनल्टी से बचा जा सके। और फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है जिसके लिए स्टेट बैंक ने ये डिटरमिन किया हुआ है कि उसकी अपना डेट बर्डन जो है एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि उसकी जनरल लाइफ है उसको जो है वो ना खराब किया जा सके। जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उसको भी जो है ये साथ साथ
ये कमर्शियल बैंक्स के लिए भी है एज वेल एज, और ये इस्लामिक के लिए भी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए, और ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, जैसे जैसे लोगों का जो मेयार जिंदगी बढ़ा है, जैसे जैसे जो है ग्लोबली लोगों का जो है इसमें तरक्की हुई है लोगों के मेयार जिंदगी में, तो वैसे वैसे ये चीजें जो है वो भी उसको की गई है, जिसमें जो है प्राइवेटाइजेशन है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कैपिटल स्ट्रेंथनिंग है, जो है इम्प्रूविंग एसेट्स क्वालिटी है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, मॉर्गेज वगैरह, लीगल रिफॉर्म्स है, जो है वो जुडिशियल सिस्टम जो है उसको सिस्टम में लेकर आना, और फिर आप उस हिसाब से जो है वो चीजों को डिटरमिन करना। और सबसे बढ़ के जो है एक चीज है वो ई बैंकिंग है। जो बैंकिंग सेक्टर में जो लोगों का आना था, बैंक्स तक आना और फिर ये सब चीजें करना, वो जो है उसको अब जो है मोबाइल बैंकिंग ने आके या ई बैंकिंग ने आके उसको जो है यकसर तब्दील करके रख दिया है। तो ये जो चीजें रिफॉर्म्स हैं, ये ज्यादा उन्होंने बैंकिंग जो है उसको मजीद बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं जो बात डिस्कस करते हैं वो है स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक जो है ये बैंकों का बैंक है। जितने भी बैंक हैं उनका किसी न किसी तरीके से सेंट्रल बैंक के साथ जो है या स्टेट बैंक के साथ राब्ता रहता है। अगर नोटों का इजरा हो या करेंसी की रेट्स की डिटरमिन करना है या कुछ और चीजें हैं, ये सब चीजें उनकी तरफ से होता है। ये ओवरऑल सारे बैंक्स को सुपरवाइज करता है स्टेट बैंक जो है, और फिर उनके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर डिटरमिन करता है। उनकी जो है वो उसको जो है उनके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। रेगुलेशंस, क्रेडिट की रेगुलेशंस हो या ऑपरेशंस की रेगुलेशंस हो किसी किस्म की, वो सब चीजें ये डिटरमिन करना। इसी के फंक्शंस में जो है वो इंस्पेक्शन भी है, वो पीरियडिकल इंस्पेक्ट भी करता है इन सारी इदारों को, और फिर जो है उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करता है कि ये सब चीजें हैं उनकी। अगर कोई उन्होंने लोन एडवांसेस किए हुए तो उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी एसेट लायबिलिटी, उनके कोलैटरल, उनकी चेकिंग, और इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसी का इजरा भी है। जो इसके एक्सचेंज रेट को भी तय करना ये स्टेट बैंक का काम है, और उनके ऊपर भी है। उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को, उनके सिस्टम को जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है वो भी, और फिर उसके सारे उसके लीगल सिस्टम को, ये सब काम जो है सेंट्रल बैंक करता है। और ये बैंकों के ऊपर एक चेक है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर भी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऊपर भी, इस्लामिक बैंक्स के ऊपर। और ये जो है ये सारी की सारी जो है ये जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की तरफ से आती है, और ये जितनी भी एक्टिविटीज कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सब के सब जो है ये स्टेट बैंक उनको ओवरसी कर रहा होता है, और इसी को जो है वो साथ लेके चल रहा होता है। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो अगर उसके जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो उनके डिटरमिन किए हुए रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस के उससे कंट्राडिक्ट नहीं कर रही, और ना सिर्फ उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस के, स्टेट बैंक के रूल्स रेगुलेशन से, बल्कि जो अपने भी बैंक की पॉलिसीज होती हैं उनके भी उसके भी कंट्राडिक्शन में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल जो है या कोई ऐसी जो उनकी उसकी जो है वो जिसको कहते हैं कि वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उस वायलेशन को अगर वो कोई कमर्शियल बैंक करता है तो उसके ऊपर फाइन और पेनल्टीज को इम्पोज करता है। और ये सब चीजें का जो है वो सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। तो ये सारे फंक्शन जो है ये सेंट्रल बैंक का काम है कि वो उसको करे, और वो उसको जो है वो सेटअप भी करे। तो ये आज का जो है हमारा सेशन था, जिसमें हमने, टाइम तो बहुत कम था जिसके ऊपर हम इसको कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है इसका, तो इसलिए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अगर कोई टाइम ज्यादा होगा तो हम इसके ऊपर फर्दर भी डिटेल में बात कर सकें। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये यकीनन बहुत ही बड़ा और ब्रॉड टॉपिक है, इसको एक सेशन में कवर करना इट्स अ हेक्टिक जॉब। मतलब मैं एज अ सब्जेक्ट इसको देख रही हूँ, और मैं तो पूरे सेमेस्टर हमने ले लिया है और हमसे कवर नहीं हुआ, बट इट वाज अ वेरी थॉटफुल इंसाइटफुल सेशन, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई रियली थैंक यू कि आपने अपना टाइम स्पेयर किया और हमें अपने टाइम दिया। अब मैं पार्टिसिपेंट्स जो हमारे हैं, अगर उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे आर मोर देन वेलकम, वो पूछ सकते हैं सर से, और फिर हम देन विल क्लोज इट। तनवीर का हैंड रेज है। तनवीर, कोई क्वेश्चन है आपका? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। आपका माइक मैं अनम्यूट कर देती हूँ, जस्ट लेट मी।
तनवीर, नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आप अनम्यूट कर लें और पूछ सकते हैं आप। हेलो सर। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। सर मैं एक लोकल बैंक के ऊपर बात करना चाहूँगा आपसे। कोऑपरेटिव जी कराकुरम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से लोकल बैंक है गिलगित में, तो ये किस लॉ के तहत काम कर रहे हैं? कराकुरम कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ कश्मीर की आपने बात की, तो इस देखिए, बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी जी, काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि जिनको ये सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक कराक्रम के इलाके में जो आपका लोकल जो है वहां के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आजाद कश्मीर बैंक की बात की, तो ये सिर्फ आजाद कश्मीर तक ही उसका जो दायरा कार है कि वो आजाद कश्मीर में ही जितने भी आजाद कश्मीर के पॉपुलेशन है वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो बैंक बना है। इसी तरह अगर कराक्रम कोऑपरेटिव बैंक बना हुआ है तो वो उसके पास जो है कराक्रम में ही रहते हुए आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए हो, अगर लोन एडवांसेस की फैसिलिटी चाहिए या आपने घर बनाना है या आपने कोई और किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने शामिल होना है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उस कोऑपरेटिव बैंक से जाके बात कर सकते हैं कि वो आपकी ये तो फाइनेंशियल नीड्स हैं और वो उसको देख के एवेलुएट करेंगे कि इसके लिए वो क्या फिजिबिलिटी आपने बनाई है, या उनके पास ये सब चीजें फैसिलिटी होती है, उनके पास कुछ एक्सपर्टीज हैं, कुछ लोग स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हुए जो आपकी नीड्स को डिटरमिन करते हैं, फिर उसके बाद वो खुद उसको एवेलुएट करते हैं, उसकी विजिट करते हैं जाके, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि ये चीज आपके लिए इतना फाइनेंस वो बैंक कर सकता है अगर वो उसके अपने इंटरनल जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बताए हुए और जिसमें उन्होंने ये डिटरमिन किया हुआ कि ये कोऑपरेटिव बैंक किस सेक्टर में काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा और किन लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो आपको उसके मुतालिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। मलिक अली जुनैद जाहिद हमारे स्टूडेंट हैं। ही हैज़ अ क्वेश्चन। अली, आप अनम्यूट कर लें अपने माइक को एंड यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जब हम बैंक ओपन करते हैं कैपिटल की अमाउंट स्टेट बैंक हमें ऑथराइज करता है, इतनी अमाउंट हमने मतलब लिमिट स्टेट बैंक की तरफ से होती है, या एक ये है? और सर दूसरा, इफ वी वांट टू ओपन अ बैंक इट इज कंपल्सरी दैट द स्टेट बैंक गिव द ऑथराइजेशन? देखिए, अगर कोई एक तो बात ये कि इंडिविजुअली हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक आदमी इंडिविजुअली इस चीज को ये कह दे कि मैं अपना एक बैंक स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। स्टेट बैंक की एक अपनी रेगुलेशन है इसके ऊपर कि बैंक स्टैब्लिश करने के लिए उसको किन किन प्रोसेस से वो एक पूरी स्टेट बैंक की एक गाइडलाइन है, एक रेगुलेशन बनी हुई है, स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, क्योंकि वो काफी बड़ी स्लाइड थी जिसको डिस्कस करने में, क्योंकि टाइम आज के सेशन का बहुत कम था, तो मैंने उसमें से कुछ चीज जो है वो नहीं दी। पहले मैं तो देना चाहता था इसमें कि ये बताया जाए कि स्टेट बैंक ने क्या क्या रेगुलेशन रखी हुई है, क्या क्या चीजें जरूरत है। उसके लिए कैपिटल है, कुछ डायरेक्टर्स हैं, एक सर्टेन डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके लिए ये भी जरूरी है कि कोई वो और किसी फाइनेंशियल इदारे का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक इदारे के साथ, फाइनेंशियल इदारे के साथ काम कर रहा है, लाइक अगर वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ डायरेक्टर है या किसी एक ग्रुप में है, और वो ग्रुप जो है इंडस्ट्रियल ग्रुप, लाइक मंशा ग्रुप के पास एक बैंक है, एमसीबी बैंक है, अगर मंशा ग्रुप चाहे कि एक और बैंक भी मैं ऐड कर लूं तो वो दूसरा एक बैंक और ना स्टैब्लिश कर सकता है ना एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो वो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके सारे डायरेक्टर जो हैं, उसके सारे जो बाकी हैं, हाँ ये हो सकता है कि एक डायरेक्टर एक बैंक कोई एक डायरेक्टर एक से ज्यादा बैंक्स का या फाइनेंशियल इदारों का डायरेक्टर हो सकता है। लाइक अगर कोई डायरेक्टर हबीब बैंक का डायरेक्टर है तो वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी, या और एक जो है वो फाइनेंशियल इदारा कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका भी डायरेक्टर हो, तो वो एक से ज्यादा बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा कंपनीज का डायरेक्टर वो हो सकता है। लेकिन वो ग्रुप या वो जो कंपनी है जो एक जिसके पास एक ऑलरेडी एक फाइनेंशियल इदारा है, तो वो उसको दूसरे फाइनेंशियल इदारे के साथ उसका जो है वो कमर्शियल का लाइसेंस उसको नहीं मिलता। और उसके लिए जरूरी है कुछ कैपिटल, वो उस जिस बैंक को वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है उसके लिए वो कुछ कैपिटल रेज करे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए स्टेट बैंक की रेगुलेशन ये है
जो लोकल भी हमारे पास है कि 100 बिलियन रुपीस का जो है उसका कैपिटल होना चाहिए एटलीस्ट, तो उसको ये कैपिटल पूरा करना जरूरी है, ठीक है। और फिर उसको अपनी जो ब्रांचेस हैं वो भी उसको इंक्रीज करनी है। तकरीबन सारे बैंक जितने भी हैं उनकी ब्रांचेस स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। स्टेट बैंक ने कहा हुआ है कि वो 100 तक अपनी ब्रांचेस, 100 प्लस की ब्रांचेस जो हैं वो अपने ब्रांच के नेटवर्क को वहां तक लेके जाएं। जो 90 में जो बैंक स्टैब्लिश हुए थे तो वो 10 ब्रांचों से उन्होंने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया था। उनकी जो ब्रांचेस थी उन्होंने 10 ब्रांचों से बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि फिर आस्ता आस्ता जो उन्होंने ब्रांच का नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया और वो फिर ब्रांच साथ साथ जो है वो बढ़ाते गए। तो उसके लिए जो कैपिटल है वो भी बड़ा मैटर करता है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। फिर उसके लिए एक सीईओ की सिलेक्शन जो होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी एक रेगुलेशन के तहत होती है। जो भी सीईओ बैंक का नॉमिनेट किया जाता है या नॉमिनेट होता है, उसको एक स्टेट बैंक की रेगुलेशन के तहत एक फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें से गुजरना होता है। उसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी बड़ी उसमें डिटेल में है कि वो उसका क्या, किस तरह का एक्सपीरियंस किया, उस तरह के किस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए ताकि वो उसके किसी भी बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सके और वो उस इदारे को, फाइनेंशियल इदारे को चला सके। उसकी एक अपनी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर वो स्पेशलाइजेशन पे फॉल नहीं करता तो स्टेट बैंक के पास ये इख्तियार है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे या उसको उसके लिए अहल ना करार दे। तो सेंट्रल बैंक ने ये रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, अपने पास रखा हुआ है कि अगर कोई बैंक का कोई सीईओ रिटायर हो जाता है या अपनी जॉब छोड़ देता है तो उसकी जगह पे उसको एक नया जो सीईओ अपॉइंट करना होता है, उसका डायरेक्टर भी होता है, उसकी कुछ अपनी शेयर होल्डिंग होती है, उस कंपनी में कुछ का अपना कुछ कैपिटल भी रखा होता है। अगर वो नहीं भी है तो फिर भी उसको कुछ जो है उसको एक फिट एंड प्रॉपर टेस्ट में से गुजरना होता है और फिर इस हिसाब से उसको तब जाकर उसको उसका वो पास होता है। तो एक कंपनी जो है उसको स्टैब्लिश करना, ये एक जो फाइनेंशियल कंपनी या कमर्शियल बैंक को स्टैब्लिश करना पाकिस्तान में ये काफी डिफिकल्ट है। उसको काफी सारे टेस्ट से, काफी सारी चीजों से गुजरना होता है और उसके बाद जाके वो तब वो जो पब्लिक मनी जिनके वो इस काबिल, अगर स्टेट बैंक समझता है कि इस ग्रुप को या इस इदारे को या इस ग्रुप ऑफ ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो कुछ लोग मिलके जो है ये बैंक स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, इनकी इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी है कि इनको पब्लिक मनी हैंडल करने की परमिशन दी जाए ताकि ये लोगों को का जो है वो पैसा रख सके। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक हेलो। स्टूडेंट है यहाँ पे, हिरा, हिरा नाम है उनका, वो एक सवाल पूछना चाह रही है। हिरा, कैन इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक, तो हम ये आखिरी सवाल ले लेते हैं, देन विल क्लोज इट इंशाल्लाह। हिरा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, जी जी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी वालेकुम सलाम। ठीक है सर, मैंने ये क्वेश्चन करना है लेकिन वो बैंकिंग है, तो बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक्स के रिलेटेड है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। जी बताइए। ठीक है सर, वो मैंने आपसे एक टर्म का मीनिंग पूछना था, जरा उसे इलेबोरेट कर दें कि ये डेथ क्लेम रेपुडिएशन क्या होता है। डेथ क्लेम रिपुडिएशन होता है बेटा, ये इंश्योरेंस की टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी को जो डेथ क्लेम आपने सबमिट किया है वो उसने रिजेक्ट कर दिया। जो डेथ क्लेम रिपुडिएशन होता है इसका मतलब है कि किसी इंडिविजुअल ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली भी थी और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो है वो जो पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी या जो लाइफ एश्योर्ड शख्स था उसकी डेथ होगी और उसके बाद उसके जो नॉमिनीज थे या जो भी उसके जो लीगल हायर्स थे उन्होंने एक क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो सबमिट किया और उसको किसी वजह से जो है उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो रिपुडिएट हो जाता है, उसको उसको कह देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। इधर पॉलिसी जो है वो स्टेल हो जाती है, लैप्स में चली जाती है, उसका प्रीमियम ड्यू टाइम पे अदा नहीं किया गया हुआ होता, तो या उस जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई एग्जिस्टेंस डिजीज होती है जो उसकी पॉलिसी के टाइम पे डायग्नोज और वो डिस्क्लोज नहीं की गई होती उसकी, या उसका कोई क्रेडिट, उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री होती है जिसको उसने पहले नहीं बताया हुआ, कुछ ऐसी है जिनकी वजह से जो उसने पॉलिसी की जब ऑब्टेन की थी उसको करनी हो, तो जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो
उसका जो है वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता, उसको डेथ क्लेम रेपुडिएशन कहते हैं, जिसको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी सर क्या ये टर्मिनेशन से रिलेटेड है, यानी टर्मिनेशन और ये मतलब लिंक्ड है आपस में? नहीं बेटा, लिंक टर्मिनेशन एक इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्मिनेशन एक बिल्कुल अलग केस चीज है, लेकिन जो उसकी मतलब डेथ क्लेम सबमिट हुआ और रिजेक्ट हो गया, हम उसको रिपुडिएशन कहते हैं कि डेथ क्लेम मतलब पॉलिसी होल्डर की या लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो गई और उसके बाद वो क्लेम सबमिट किया गया और उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी में जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर था, जो भी आईपी था इसका, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। वो उसकी जो भी रीजन है उसमें रीजन वो डिटरमिन की गई होती है। अगर कोई रिपिटेशन लेटर उन्होंने उसको इशू किया है तो उसके ऊपर उसकी रीजंस, वैलिड रीजंस दी हुई होती हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स दैट क्लेम इज रिपिटेटेड। ठीक है, तो वो अगर है तो वो आप डिस्कस कर सकती हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें, ये फाइनेंशियल जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो है अपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में ये चीजें देख रहे होते हैं कि हमने जो है हमारे कस्टमर्स जो है, अगर उनको कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए या अपने इक्विपमेंट की इंश्योरेंस चाहिए या बाकी इंश्योरेंस चाहिए, तो वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने सारे कस्टमर्स को ये सारी फैसिलिटीज जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है वो, अगर ऐसा हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये बैंक्स के साथ रिलेटेड ही होती है ना, मतलब वो अंडर काम भी कर रही होती है, कुछ उनके अंदर पॉलिसीज आपस में एक्सचेंज हो रही होती हैं, तो अगर कोई बैंक मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको रेपुडिएट कर दे, यानी कि ये डेथ क्लेम रेपुडिएशन कर दे आपके साथ, मतलब बंदे की डेथ हो जाए, तो इसमें बैंक से क्या लिंक बनता है उसका? मतलब जिस कमर्शियल बैंक में बेटा एक बैंक की तरफ से आपने लगाई हो ना, इंश्योरेंस कराई हो, बैंक से कराई हो, यानी कि जी आपका जी जो बैंक है वो आपको लिंक कर रहा हो आपकी इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, आपका सारा काम बैंक से रिलेटेड है, लेकिन बैक पे इंश्योरेंस कंपनी है जिससे मतलब आप पे कर रहे हैं या जो भी है, तो उस केस में बेटा मैं आपको बताता हूँ, बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर वो किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो एज ए कारपोरेट एजेंट काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा कारपोरेट एजेंट का काम ऐसा ही होता है जिस तरह जो आप इंडिविजुअली किसी से सर्विस ले रहे होते हैं, किसी एजेंट से अगर कोई पॉलिसी खरीद रहे होते हैं तो वो आप उस एजेंट के साथ बात करते हैं, जो उसको अंडरराइट किया होता है, ये जो लाइफ रिस्क अंडरराइट किया होता है वो इंश्योरेंस कंपनी ने ही राइट किया होता, अंडरराइट किया होता। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट लाइफ ने अगर कोई पॉलिसी जो है किसी कस्टमर ने स्टेट लाइफ की पॉलिसी किसी कमर्शियल बैंक के थ्रू ली है, तो वो जो भी कमर्शियल बैंक है वो एज ए जो है कारपोरेट एजेंट काम कर रहा होता है, वो बैंक, उसका उस पॉलिसी के से कोई लेन देन नहीं होता, और उसने जो भी चीजें, जो भी एप्लीकेशन सबमिट की थी वो बैंक के थ्रू सबमिट की थी, और सिर्फ बैंक का जो उसमें जो किरदार होता है वो फैसिलिटेटर का होता है। फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि अगर फैसिलिटेटर इस लिहाज से वो जो कमर्शियल बैंक काम कर रहा होता है, आपका प्रीमियम डिडक्ट करके वो उस कंपनी को ड्यू टाइम में पास ऑन कर देगा। और इसी तरह अगर कोई अमेंडमेंट आप अपनी पॉलिसी में करवाना चाहते हैं तो वो बैंक को आप सबमिट कर दें, तो बैंक आईपी के साथ, इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ वो मिलके उसको जल्दी एग्जीक्यूट करवा के इनका प्रीमियम अपवर्ड डाउनवर्ड इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसके साथ जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, तो बैंक आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। इन केस ऑफ डेथ, और उसका जो अकाउंट होल्डर है या उसके जो नॉमिनीज हैं या जो उसके जो पॉलिसी के जो बाकी उसके वो रसा जिनके नाम पे वो पॉलिसी थी या जो उसके बेनिफिशियरीज थे, वो जो है वो अगर बैंक को राब्ता कायम करके क्लेम सबमिट करते हैं तो क्लेम की स्पीडी प्रोसेसिंग तक बैंक आपको फैसिलिटेट करेगा। और ये सब चीजें क्योंकि पेमेंट आईपी ने करनी है, और उसकी पेमेंट का तरीकाकार भी जो है वो आईपी ने डिटरमिन किया हुआ होता है कि डेथ क्लेम आया, उसके साथ कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है, लाइक क्लेम फॉर्म हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ जो है बाकी चीजें जो उसके म्यूनिसिपल कमेटी का जो है उसका वो भी हो गया, फिर जो जो जिसको उसने नॉमिनेट किया हुआ था उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन, उसका शनाख्ती कार्ड अगर वो
मेजर है और अगर वो माइनर है तो उसको जो है जो लीगल जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीजों को अरेंज करके सबमिट बैंक को कर देता, तो बैंक इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कर देता है। कंपनी उस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन लेती है। अब उसकी वेरिफिकेशन जो है, जो डेथ सर्टिफिकेट की, उसके हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन हो जाती है। अगर म्युनिसिपल की तरफ से म्युनिसिपल कमेटी से उसकी हो जाती है। या कुछ ऐसा उसको कोई बीमारी थी तो वो अगर था उसके साथ उसने एप्लीकेशन, और अगर वो सब चीजें जो उसने पहले एप्लीकेशन के ऊपर जो चीजें उसने बयान की भी थी, अगर वो सब दुरुस्त है किया और जब उसकी वेरिफिकेशन ली गई तो पता लगा ये कि ये शख्स जो है वो पिछले 7 साल से इसी हॉस्पिटल से इलाज करवा रहा है। ही इज अ नॉन हार्ट पेशेंट और इसके 2 वॉल्व बंद हैं और इसको 2 स्टंट भी डाल चुके हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो उसने उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है, अगर वो सबमिट होगा, उसके जो लीगल हायर सबमिट करते भी हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो रेपुटेशन में चला जाता है, क्योंकि उसने जब एप्लीकेशन सबमिट की थी तो उस वक्त गलत बयानी से काम लिया था। जो उसने अंडरटेकिंग दी थी, जो उसने बयानी हल्फी दिया था, वो गलत दिया हुआ था। उसकी बेसिस पे उसका क्लेम जो है रेपुटेशन में चला जाएगा। और अगर उसने ये भी बताया, अगर कोई शुगर का पेशेंट है और पिछले 3 साल से या 10 सालों से 20 सालों से इंसुलिन के ऊपर है और वो ये डिस्क्लोज नहीं करता कि मैं डायबिटिक हूँ, और वो पॉलिसी ले लेता है और वो बाद में ये पता लगता है कि ये नॉन डायबिटिक की वजह से इसकी डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ इसका जो है वो डायबिटीज थी, तो क्लेम उसका रेपुटेशन में चला गया। ठीक है, आप मेरी बात समझ गई? यस सर, मैं समझ गई। सर थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी आपका टाइम ले लिया और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। अभी हम देख रहे हैं कि हम वी आर एक्सीडिंग द लिमिट। तो थैंक यू सो मच। मैं इसको कंक्लूड करूँगी। मैं यूएमएस के बिहाफ पे आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला और हमारे जो क्वेरीज थी उनको भी एड्रेस किया। और ओब्वियसली ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इस पर एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको एक सेशन में कवर करना तो वो नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन इट वॉज वेरी 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 यूजफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन जो हमने आपसे आज लिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इस नोट पे मैं मीटिंग को कंक्लूड बहुत करती हूँ। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।